Hello everyone, welcome to ISPC Simplified, and we are continuing with the test series, mock test series of BPSC 68 prelims. हालांकि ये क्वेश्चन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो अभी फुल एंड टेस्ट है ना, फुल एंड टेस्ट नंबर 2 मैं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा डिज़ाइन नहीं किया गया है, परफेक्शन IAS एक है इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे ठीक लगे हैं इसलिए मैं इस टेस्ट सीरीज को ले रहा हूँ। पहली मॉक मैंने कंप्लीट फुल एंड टेस्ट वाली डाल दी है। ये जो है ये मॉडर्न इंडिया टेस्ट की चलेगी, टेस्ट नंबर 2। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट टेस्ट 150 क्वेश्चन की चलेगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बाई व्हाट नेम वाज द सीट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन मद्रास नोन। ठीक है, किस नेम से मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं, ये होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस क्या है। फ्रांसिस डे टुक मद्रास ऑन लीज फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी इन ईयर 1639 where later a fortified कोठी was built. The कोठी was named as सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, सिंपल सा बात है, इसको याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोठी थी, जो भी जिसको आप एक तरीके से गोडाउन कह सकते हो, एक तरीके से ऑफिस कह सकते हो, वो जो मद्रास में थी उसकी नेम क्या थी? उसकी नेम थी फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है विच गुजराती मर्चेंट गाइडेड वास्को डिगामा टू कैलिकट। कौन से गुजराती मर्चेंट थे जो वास्को डिगामा को गाइड किए थे कैलिकट के लिए? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, अब्दुल मजीद थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। क्या है 1948। देखो पहले समझते हैं कि वास्को डिगामा कब रीच किए थे कैलिकट को, तो वो 1498 में आए थे। ठीक है, 1498 में आए थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, पुर्तगीज जो है वो सबसे फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो थे। ठीक है, 1961 में निकले थे गोवा से ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, तो चलते हैं 1498 में वास्को डिगामा जी रीच करते हैं कैलिकट पे। 2 शिप लेके आते हैं वो। ठीक है, और ये जर्नी को गाइड किया गया था गुजराती एक ट्रैवलर थे अब्दुल माजिद। ये नेम को याद रखिएगा। ठीक है, और किंग कौन थे? किंग थे जमोरियन। याद रखिएगा, किंग थे जमोरियन। एक टॉलरेंट रूलर थे, एक लिबरल रूलर थे, जो कि वार्म वेलकम किए थे वास्को डिगामा को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश एज द सरताज ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा सिटी है जिसको ब्रिटिश लोगों ने सरताज ऑफ इंडिया कहा था? ठीक है, ये है आपको बॉम्बे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सुएज कैनाल को ओपन किया गया था 1869 में, जो कि स्ट्रेंथ किया था बॉम्बे के रिलेशनशिप को वर्ल्ड की इकोनॉमी से। याद रखिएगा, सुएज कैनाल को, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1869 में ओपन किया गया था, जो कि एक बॉम्बे के रिलेशनशिप को वर्ल्ड की इकोनॉमी से और स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, इसी का जो एडवांटेज लिए थे, कौन लिए थे? तो गवर्नमेंट जो उस वक्त थे, ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और क्या हुआ था कि इंडियन मर्चेंट डिक्लेयर कर दिए थे क्राउन सिटी ऑफ इंडिया, मतलब बॉम्बे को डिक्लेयर कर दिए थे क्राउन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है विच रूलर हैड एन अलायंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो ऐसे कौन से रूलर थे, कौन से रूलर्स थे जिनका अलायंस था किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में बहुत ईजी भी है। कौन कौन थे? तो मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला थे एंड शाह आलम थे। सिराज-उद-दौला मत पढ़िएगा, शुजा-उद-दौला थे। ठीक है ना, अब हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है, देखिए मीर कासिम को क्या पोस्ट नवाब ऑफ बंगाल 1763 में हटा दिया गया। मीर कासिम, देखिए मीर कासिम को लग रहा था ना कि हम तो बन तो गए नवाब, लेकिन क्या होगा, ब्रिटिशर्स मेरे लिए थ्रीट हैं, ब्रिटिशर्स को जब मन करेगा मेरे को मिसयूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या किए थे नवाब ऑफ बंगाल जो थे, मीर कासिम जो थे, वो क्या किए थे, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत सारी पॉलिसीज़ का डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि नहीं, अब इनका कोई रोल नहीं होगा हमारे आगे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में। तो वो लोग क्या किए थे, उसके अगेंस्ट गए थे, उनको नवाब ऑफ बंगाल की पोस्ट से 1763 में हटा दिया गया था। ठीक है, जैसे उनको हटाया गया, वो भाग के अवध जाते हैं, जहां पे वो इंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में। किनके साथ? तो नवाब सिराजुद्दौला के साथ, शुजा-उद-दौला के साथ। याद रखिएगा, शुजा-उद-दौला, मैं भी भूल जाता हूँ कभी, सिराजुद्दौला बोल देता हूँ। ये अवध के नवाब थे एंड मुगल एम्पेयर शाह आलम II जो थे वो मुगल एम्पेयर थे। ठीक है, इनके साथ करते थे और इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। और 22 अक्टूबर 1764 को, मैं डेट फिर से बोल रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश जो होता है वो इनको इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन जाइंट फोर्स बनती है उनको हरा देती है। ठीक है, इसी किस बैटल में? तो बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ यंदाव। ट्रीटी ऑफ यंदाव किन के बीच में होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये होता है आपको ब्रिटिश एंड बर्मा के बीच में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कहता है 1824 में जो रूलर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक वॉर स्टार्ट करते हैं बर्मा के अगेंस्ट। याद रखिएगा 1824, डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो 1824 में एक वॉर स्टार्ट किया जाता है बर्मा के अगेंस्ट, और इसी में मई 1824 में ब्रिटिश नेवी कैप्चर कर लेता है रंगून को। किससे? सी रूट से रंगून को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और कैपिटल आवा तक पहुंच जाता है। किसकी कैपिटल? बर्मा की कैपिटल तक। तो लेकिन पीस वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है
कब कब किया था? फरवरी 1826 में। कौन सी ट्रीटी होती है? तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ यंदाब होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डेट तो काफ़ी नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फोकस रखोगे ना 1824 के आसपास, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है ना, आपको आसपास की डेट याद हो ना, बहुत सारी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई और डिमेंसिफाई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा उस पर डीप डाइव नहीं जाना है, लेकिन हाँ डेट्स को थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में, अब तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा हमें कंसर्न रहने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच मराठा मेड द ट्रीटी ऑफ सूरत विद द ब्रिटिश? कौन से ऐसे मराठा थे जो ट्रीटी ऑफ सूरत बनाए थे? ट्रीटी ऑफ सूरत किए थे तो वो थे रघुनाथ राव जी जो थे वो ट्रीटी ऑफ सूरत किए थे। किसके साथ? तो ब्रिटिशर्स के साथ। देखिए ह्यूमन ग्रीड जो है ना वो हमेशा डोमिनेट किया है ह्यूमैनिटी पे, हर चीज़ पे। जहाँ पे ग्रीड आ गया ना वहाँ पे लोग ऐसे करते ही हैं। तो क्या हुआ था मराठा के केस में, क्या हुआ था ना कि मराठा जो थे ना वो रिफ्यूज़ कर दिए थे किनको? रघुनाथ राव को एक्सेप्ट करने में एज ए पेशवा, ठीक है। और डिक्लेयर कर दिया गया था जो इन्फेंट सन थे, डेट जो पेशवा नारायण राव जो मर गए थे, उनके जो इन्फेंट सन थे उनको पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे क्या हुआ, रघुनाथ राव गुस्सा हो गए और वो ब्रिटिश की तरफ चले गए और एक ट्रीटी साइन किए, ट्रीटी ऑफ सूरत। कब किए? 1775 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भारत था ना उस पर ऐसे ही कोई राज नहीं कर लिया, ठीक है। गलती हमारी भी है, ऐसा नहीं है कि वो पावरफुल थे, डोमिनेट थे, गलती ये थी कि हम वीक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है विच स्टेट वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश फियरिंग रशियन इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है पंजाब, कश्मीर, असम, नेपाल। नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हो जाएगा ई, ठीक है। तो देखिए 19वीं सेंचुरी में क्या होता है ना कि द ब्रिटिश एंड रशियंस के बीच में झगड़े बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूरोप एंड एशिया में ब्रिटिश फियर करते हैं कि रशियन की डोमिनेंस बढ़ जाएगी, रशियन अटैक कर देंगे, रशियन की डोमिनेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इंडिया में भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान रीजन में भी कर सकते हैं, पर्शिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या किया था ना, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध को, ना ही पंजाब था, असम नहीं था, कश्मीर नहीं था, नेपाल नहीं था, वो सिंध को कॉन्क्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ सिंध की बात हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु हैज स्टार्टेड रैयतवारी एक्सपेरिमेंट इन लैंड रेवेन्यू? देखिए रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है, रैयत का मतलब होता है किसान, और ये स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। तो थॉमस मुनरो एज वेल एज अलेक्जेंडर रीड थे, दोनों थे, ठीक है ना। ऑप्शन में अलेक्जेंडर रीड दिया हुआ है, थॉमस मुनरो की उनकी ब्रेन थी इसमें, अलेक्जेंडर रीड इसका इंप्लीमेंटेशन में थे, ठीक है। तो आप अलेक्जेंडर रीड कर सकते हो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता है थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड वर कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर्स ऑफ रैयतवारी सिस्टम। कब किया गया था? 1792 में। द रैयतवारी सिस्टम वॉज इंप्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन देखिए ये याद रखना है कि कहाँ पे पहली बार रैयतवारी सिस्टम को लाया गया था। तो याद रखिएगा बारामहल डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था, किनके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब एक चीज़ याद रखते हैं, इस सिस्टम में क्या था, तो 51% जो था ना, 51% ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी वॉज इंक्लूडेड। इस रैयतवारी सिस्टम के अंदर में 51% जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया में उसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड लैंड ओनर्स होंगे ना उनको कंसीडर किया जाएगा ऑनर ऑफ द लैंड, जो भी रजिस्टर्ड लैंड ओनर्स होंगे उनको ऑनर ऑफ द लैंड किया जाएगा, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 30 सालों के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है विच कमीशन कमिटी हैड क्वेश्चनड दादा भाई नौरोजी ऑन द इशू ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? देखिए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वॉज दादा भाई नौरोजी, and he was a great man. He understand the economy of India. He understand the situation where British drag the money, British drag the economic pull and just dump into their Britain, ठीक है। तो आपको पता है हमारे यहाँ से ड्रैग करके ले जाते, वहाँ पे ले जा करके डंप करते, और हमें गरीब से गरीब करते गए और खुद अमीर से अमीर होते गए, ठीक है। ये बताए थे दादा भाई नौरोजी जी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन इनके लिए जब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिए थे तो इनके लिए एक कमीशन बैठाया गया था, ठीक है। उस कमीशन का नाम था वेल्वी कमेटी, याद रखिएगा वेल्वी कमेटी है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं और सारी कमेटी किस चीज़ के लिए था। देखिए ट्रिक बनाना होता है, जैसे दादा भाई नौरोजी से ड्रेन ऑफ वेल्थ था तो वेल्वी, कुछ भी ऐसा बनाइए, वेल्वी वी विल नॉट बिकम वेल व्हेन आवर ड्रेन बिकम डेड, ऐसे ही कुछ भी ट्रिक बना के आप दिमाग में रखना है हमें। देखिए चीज़ों को पढ़ जाना, कोई भी पढ़ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री कुछ है क्या? कुछ नहीं है, आराम से पढ़ जाओगे आप इसको, ठीक है। हमारे इंजीनियरिंग में तो एक दिन में पूरी की पूरी बुक पढ़ जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरियसली मैं बताता हूँ, मैं स्पेक्ट्रम 7 से 8 दिन में पढ़ लेता हूँ अब। तो सीधी सी बात है, आप इसको कुछ है नहीं, लेकिन हाँ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये बड़ी चीज़ें हैं। तो एग्जाम में ले जाना कैसे है, ट्रिक्स बना के रखना है, कुछ भी ट्रिक्स बना के रखो आप, एकदम लोकल लैंग्वेज बनाओ, एकदम देसी लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो। आप बिहार से मगधी
मैथिली, भोजपुरी, जिसमें बनाना है बनाओ, लेकिन बना के ले जाओ, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए मैटसन कमेटी था रिलेटेड था रेवेन्यू से, तो मैटसन कमेटी था रिलेटेड रेवेन्यू से। इसी तरीके से लिट्टन कमेटी था वो इश्यू ऑफ रेवेन्यू डिवीजन बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट। तो लिट्टन कमेटी क्या था, एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में फंड का डिवीजन पे था। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। आप लोग समझते हैं, एक तो दत्ता कमेटी जो था ना वो फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस पे था, फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइसेस पे दत्ता कमेटी था। ठीक है, लिट्टन कमेटी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट था। मेटसन कमेटी रेवेन्यू पे था। वेल्वी कमेटी था किस पे, तो दादाभाई नौरोजी पे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी उन्होंने, उस पे एक कमीशन कमेटी बैठाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी द लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स। याद रखिएगा, लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स हु कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। किनको माना जाता है कि वो सन्यासी और फकीर जो आंदोलन हुआ था उसके लीडर थे और कंस्पायर किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1857 ईस्वी में। तो ये कौन थे, तो ये थे आपको बेसिकली नाना साहब। ठीक है, अब देखिए नाना साहब के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझिए जून 5, 1857 को कानपुर पास आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पे नाना साहब जो थे ना, जिनके अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू, लीडरशिप प्रोवाइड किए थे रिबेलियन के अगेंस्ट, जिसमें इनको असिस्ट किया था तात्या टोपे जी ने, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, तात्या टोपे किनको असिस्ट किए थे, आपको याद रखना है। 1857 क्रांति में नाना साहब को किए थे और वो कानपुर से थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका एक्चुअल नेम क्या था, इनका एक्चुअल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, अब कहता है इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 नाना साहब वॉज कॉल्ड द लीडर ऑफ कॉन्स्पिरेटरल सन्यासीज एंड फकीर। ठीक है, याद रखिएगा इनको। और एक चीज याद रखिए, कौन इनको कैप्चर किया था, तो कैम्बेल था। रिकैप्चर्ड कानपुर एंड नाना साहब फाइनली वेंट टू नेपाल, तो नेपाल चले जाते हैं नाना साहब। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा AIKS विच मेट एट विजयवाड़ा। देखिए 1944 में जो विजयवाड़ा में मीटिंग हुआ था ना, उसमें ऑल इंडिया किसान सभा से कौन इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे, तो वो कौन थे, सहजानंद सरस्वती जी। देखिए किसान का आंदोलन है तो किसान सभा की बात हो, किसान के लिए देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे ना, किसानों के लिए इतना काम किया कि आप समझ नहीं सकते हो। इन्होंने पूरी अपनी लाइफ किसानों पे निछावर कर दी थी। ठीक है, इनके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। 1936 में बिहार का किसान सभा में, ठीक है, उसके बाद आंध्रा प्रोविंशियल किसान सभा एंड किसान संघ मर्ज टू फॉर्म ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। 1936 में किसान सभा, आंध्रा प्रोविंशियल किसान सभा एंड किसान संघ मिल गया और ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अच्छा, जिसको नेम दिया गया बाद में ऑल इंडिया किसान सभा। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, यही हुआ था लखनऊ में अप्रैल 1936 में। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट एंड प्रोफेसर NG रंगा। ये भी पूछता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में और NG रंगा को किया गया जनरल सेक्रेटरी के रूप में। क्वेश्चन में कभी कभी जनरल सेक्रेटरी भी पूछता है। ठीक है, इसी का ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु स्टार्टेड द बारदोली सत्याग्रह ऑन फरवरी 4, 1928। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है, वल्लभ भाई पटेल। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, महात्मा गांधी मार के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन जब इसको गांधी जब जुड़े ना इनमें गांधी जी, तो वल्लभ भाई पटेल इनको लीडरशिप के लिए उनको टेक ओवर दे दिए थे कि चलिए आप अब इसको लीड कीजिए, क्योंकि आप एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, आप इसको लीड कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल तो खुद भी बहुत बड़े लौह पुरुष थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है दीनबंधु मित्रा हैज रिटेन हिज प्ले नील दर्पण। देखिए बीपीएससी में पूछा है 66 में क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच थीम। उनका थीम क्या था, ठीक है, तो वो थीम क्या था, हैरासमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, तो नील दर्पण रिलेटेड होगा हैरासमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स से, ये बंगाल से रिलेटेड है और इनके जो राइटर है उनका नाम है दीनबंधु मित्रा। याद रखिएगा, एक प्ले था, ये एक नाटक था। देखिए बंगाल जो है ना, बंगाल काफ़ी ज़्यादा आगे है आर्ट एंड कल्चर में, आर्टिसंस बहुत है वहाँ पे। आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, सिंगर्स मिल जाएंगे, म्यूजिशियंस मिल जाएंगे, पेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, पोइट्स मिल जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ट्राइबल रिवेलियन की बात हो रही है, जिसको कहा गया कि इट इज सेड दैट दिस रिवेलियन वाज इनकरेज्ड बाय पेशवा बाजीराव टू एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव ट्रेन बागजी दांगेलिया। इनके द्वारा इनकरेज किया गया, पेशवा बाजीराव टू के द्वारा एंड बाजी दांगेलिया जी के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा है, ये है आपको भील रिवेलियन। ठीक है, याद रखिएगा, कहा जाता है कि अब देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया था व्हील रिवेलियन, जो 1812 से लेके 1819 तक और फिर 1825 में चला था। यहाँ पे ये क्या है ना, द प्रिमिटिव कास्ट ऑफ व्हील्स लिव्ड इन खांगडेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट वाले एरिया में रहते हैं मोस्टली, वही महाराष्ट्र रीजन में।
द रीजन फॉर द रिवेलियन वॉज एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस एंड कॉलोनियल कंट्रोल। बिल्कुल सी बात है, रिवेलियन का रीजन ही यही होता था, एग्रीगेरियन कंट्रोल होता था, फिर जो बाहर के आउटसाइडर होते थे वो उनका इंटरफेरेंस बढ़ गया नेचुरल रीजन्स में, तो फिर वो रिवोल्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 1815 में किन्होंने फाउंड किया था, तो ये राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय तो आपको पता ही होगा, वेल नोन सोशल रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। वुमेन चाइल्ड मैरिज पे भी रोक लगाओ, सती प्रथा को रोकने के लिए विलियम बेंटिक के साथ 1829 में मिलकर बहुत बड़ा काम किए थे। राजा राम मोहन रॉय इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंटली फिगर ऑफ सोशियो रिफॉर्मिंग मूवमेंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं और एक चीज़ और समझते हैं, इनको मार दिया गया था, देखो कहते हैं मर गए थे ये 1833 में ब्रिस्टॉल यूके जब गए थे तब, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने 1815 को आत्मीय सभा तो खोजा ही, साथ में इनका जो प्रमोशन था ना, बेसिकली ये मोनोस्थेटिक ओपिनियन था, मतलब बहुत सारे गॉड को पूजा मत करो, एक पे फोकस रखो, ठीक है। और बाद में इसको ब्रह्मो समाज बना दिया गया 1828 में, ठीक है ना, ये चीज़ का याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हु बिकम द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट थे हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रखिएगा। ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो, ये एक टीचर थे, याद रखिए, एक प्रोफेसर थे ये, समझ रहे हो, एक प्रोफेसर की कितनी कैपेबिलिटी थी, यही बंगाल है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द लास्ट ईयर ऑफ द थर्ड डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी अ रेडिकल ग्रुप वाज ऑर्गेनाइज्ड अमंग द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल। बंगाल में जो इंटेलेक्चुअल संघ थी ना, उसमें एक रेडिकलाइजेशन, एक रेडिकल ग्रुप का और एक फॉर्मेशन हो रहा था। कब हो रहा था? 19th सेंचुरी में। और ये आइडिया जिनका बहुत रेवोल्यूशनरीज था, बहुत रेवोल्यूशनरी एक तरीके से मान लीजिए, बहुत ज़्यादा, जिस तरह क्यूबन रिवॉल्यूशन था ना, उस तरीके से। अब कहता है यहाँ पे इसी मूवमेंट को यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना गया। इसके ओरिजिनेटर थे कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेजेरियो। आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 पे। कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रह्मो समाज। देखिए बाप पूछ रहा है, ब्रह्मो समाज का नहीं, इंडियन ब्रह्मो समाज का पूछ रहा है। तो ये थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। इंडियन ब्रह्मो समाज का केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। 1828 में राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश किए थे ब्रह्मो समाज। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। 1828 में ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रह्मो समाज कहा जाने लगा आगे जाकर के। 1865 में एक डिस्प्यूट होता है किसके बीच में? केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में। तो ये जो डिस्प्यूट होता है ना केशव चंद्र सेन में एंड, तो ये अलग हो जाते हैं। केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में जो डिस्प्यूट होता है ना, इसकी वजह से केशव चंद्र सेन अलग हो जाते हैं ओरिजिनल ब्रह्मो समाज से। 1866 में फॉर्म करते हैं इंडियन ब्रह्मो समाज, ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, वो आदि ब्रह्मो समाज स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज दो भाग में बट जाता है, इंडियन ब्रह्मो समाज एंड आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब कह रहा है इन हुज रिजीम वॉज द लॉ मेड टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। देखिए ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात कर रहा है, इसका आंसर होगा ई। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, बीपीएससी 67 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। लॉज रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड वेयर मेड इन 1795 एंड 1802। याद रखिएगा, इन्फेंटिसाइड के लिए 1795 में और 1802 में लॉ बनाया गया, बट दे वेर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय बेंटिक एंड हार्डिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को हटाए थे, और साथ में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत ज़्यादा हाथ था इन्वेंटिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड में, जहाँ छोटे बच्चे को मार दिया जाता था। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक एक तरीके से वरदान थे इंडिया के लिए। हालांकि थे वो ब्रिटिश, लेकिन उनका सोच काफ़ी अच्छा था। सती प्रथा वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेरोगेटरी और वन ऑफ द मोस्ट सेमफुल एक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखिए, तो हार्डिंग्स के द्वारा भी इन्फोर्स किया गया था एज वेल एज बेंटिक के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई हम लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है किसके द्वारा बाय होम वाज द केंद्रीय हिंदू विद्यालय एस्टेब्लिश्ड इन बनारस। किनके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय बनारस में एस्टेब्लिश किया गया था? वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। देखिए याद रखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात कर रही है, कब किया था? 1891-80 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात की थी 1891 में। इन विच ऑफ द मिनिमम एज ऑफ, देखिए जिसमें डिसाइड किया गया था मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिटरमाइन किया गया था, ठीक है। कभी 12 करते थे, कभी 14 करते थे, तो याद रखिएगा। अब कह रहे हैं विच नेशनलिस्ट अपोज दिस लॉ। अब देखिए कौन से ऐसे नेशनलिस्ट थे जो अपोज किए थे इसको, तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए तिलक का ये मानना, देखिए ऐसा नहीं था कि तिलक जी इनको इस चीज़ को गलत मानते थे कि एज बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा, ऐसा नहीं था। बस उनका ये मानना था कि हमारे तिलक थोड़े रेडिकल नेचर के थे, तिलक थोड़ा हॉट हेडेड थे, तो उनका मानना था कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे कल्चर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कल्चर में। लेकिन हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये काफ़ी एज ऑफ कंसेंट एक्ट एक अच्छा स्टेप था, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है?
हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी? पहली संस्कृत कॉलेज को किसने एस्टेब्लिश किया? तो ये थे जोनाथन डंकन। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम देख के कभी नहीं लगेगा आपको कि जोनाथन डंकन जी ने पहली संस्कृत कॉलेज को वाराणसी में एस्टेब्लिश किया था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जोनाथन डंकन एस्टेब्लिश किए थे पहली संस्कृत कॉलेज को वाराणसी में इन 1791 फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। देखिए मेनली इनका पर्पस क्या होता था ना कि एक तो पहली बात कि जो भी हमारा इंडिया में लिखा हुआ चीज़ें हैं, जो ग्रंथ है, जो भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत हिडन था, वो संस्कृत में लिखा था। अब लोगों को उन चीज़ों तक पहुंचना था, लोगों को उन चीज़ों तक को जानना था कि आखिर इसमें क्या है, उसको यूज़ करके आज भी बहुत सारी चीज़ें जिनको बाहर में, फॉरेन में, यूरोप में हमारा वो रिटर्न चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ गए हैं वो लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जो थे वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर थे किस चीज़ के एस्टेब्लिशमेंट में? हिंदू यूनिवर्सिटी इन बनारस, बीएचयू में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी एसोसिएशन फाउंड की गई थी? कब? तो लंदन में 1866 में। ठीक है, तो ये किया गया था आपको द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। अब इसको समझते हैं, ये इस्टेब्लिश किया गया 1866 में। तो पता ही आपको नाम, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा। और साथ में ही इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। और इन्होंने ये कहे थे ना कि ब्रिटिश पब्लिक एंड पार्लियामेंट अवेयर होना चाहिए इंडियन सब्जेक्ट से, एंड कैसे वो प्रिपेयर करेंगे पब्लिक सपोर्ट इंग्लैंड में इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसकी एक ब्रांच खोली गई थी बॉम्बे में 1869 में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 क्या कह रहा है? द ब्रिटिश बिकम सस्पिशियस ऑफ द नेशनलिस्ट सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली ए स्पेसिफिक क्लास, द माइक्रो पॉपुलेशन? तो ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। उनका कहना था कि कांग्रेस जो रिप्रेजेंट करता है ओनली एक स्पेसिफिक क्लास को, और लेकिन ये बात सही भी था, माइक्रो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बात सही भी था, जो इलीट वर्ग थे ना, थोड़ा जो सोफिस्टिकेटेड क्लास थे, वो कांग्रेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था उस वक्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस यूज्ड ट्रेडिशनल रिलीजियस अपलिफ्टमेंट टू प्रोपगेट नेशनलिस्ट आइडियाज? मतलब ट्रेडिशनल रिलीजियस अपलिफ्टमेंट मतलब पुरानी जो विचारधारा थी, पुरानी जो रिलीजियस विचारधारा थी, उसको यूज़ करके हमारा अपलिफ्टमेंट करें, इसको यूज़ करने के लिए कौन सा नेशनलिस्ट है? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर बाल गंगाधर तिलक होंगे, और कौन हो सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एट विच प्लेसेस डिड द स्वदेशी मूवमेंट रिएक्ट शार्पली? ऐसा कौन सा प्लेस था जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट रिएक्ट शार्पली करते? एक चीज़ समझ लेते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो था ना, वो एक रिएक्शनरी मूवमेंट था। रिएक्शनरी मूवमेंट था बंगाल विभाजन का। 1905 में जब बंगाल को अलग किया गया ना लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल को जब डिवाइड किया गया ना ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे एक रिएक्शनरी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, उसी का कहाँ पे ये रिएक्ट किया था सबसे ज़्यादा? तो ये देखिए मैं बताता हूँ। रिएक्शनरी था तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो देखिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। किसके अगेंस्ट में? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। ठीक है, कब हुआ था? तो जुलाई 1905 में हो गया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए इसका इंटेंस रिएक्शन टेक प्लेस कहाँ कहाँ हुआ था? देखिए सबसे इंटेंसिटी अगर पूछा जाता तो बंगाल था इंटेंसिटी वाइज में, लेकिन फास्टली वो स्प्रेड किया था कहाँ कहाँ? तो बॉम्बे में भी, पुणे में भी, बिहार में भी। बंगाल तो उस वक्त बिहार का ही पार्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कह रहा है इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कब उसको एनल कर दिया गया था? ठीक है, तो ये था आपको 1911 में दिल्ली दरबार में। याद रखिएगा 1911 में आकर के जो भी उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कहा था उसको उन्होंने तत्कालिक प्रभाव से हटा दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ना उसको 1911 में अनल कर दिया गया था। वेस्ट और ईस्ट बंगाल को फिर से रियूनाइट किया गया था, और 2 प्रोविंस बनाया गया था, नेमली बिहार एंड उड़ीसा के नाम से। लेकिन याद रखिएगा बिहार में उड़ीसा प्रोविंस को क्रेव्ड आउट कर दिया गया था, हटा दिया गया था बंगाल से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन कौन इंक्लूडेड थे? ऑप्शन दे रखा है आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, सैयद अहमद खान। तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, आगा खान एंड नवाब मोइनुस उल मुल्क वेयर ऑल्सो अमंग द फाउंडिंग मेंबर। तो याद रखिएगा कौन कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, आगा खान एज वेल एज नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे। तो ऑल ऑफ दी, तो तीनों थे, 1, 2 एंड 3 थे। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है, तो नन ऑफ दी वो अबव आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल। याद रखिएगा, ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेएम सेनगुप्ता जी। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल वेर फॉर्म्ड बाय जेएम सेनगुप्ता एंड बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड एंड ऑल बंगाल डिसोबीडियंस काउंसिल। याद रखिए, क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर द मेजर न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म संध्या एंड युगांतर पब्लिश्ड। याद रखिएगा, इस न्यूज़पेपर के बारे में तो आप जितना रिसर्च कर लीजिए। बीपीएससी की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, इस दोनों के बारे में लिख के चिपका लो कहीं पे, ये दोनों काफ़ी पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। तो ये कहाँ से एडवोकेट करता था रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को, तो ये बंगाल से करता था। एक चीज़ याद रखिए, टेररिज्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लिक्टेड है, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, टेररिज्म नहीं था, रेडिकलिज्म कह सकते हो या एक्सट्रीमिज्म। देखिए, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म या टेररिज्म ये एक रेफरेंशियल वर्ड है। किसके रेफरेंस में आप क्या कह रहे हो, किसी के लिए टेरर हो सकता है तो किसी के लिए वो एक रिवोल्ट हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए नीड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी कॉन्फ्लिक्शन में भाग ले रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो उस वक्त उनके द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर को लाया गया था, तो वो था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए, हर चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, कंटेंट मैंने काफ़ी जाना है इन चीज़ों का, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत दूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, इसलिए मैं निकलता हूँ ऐसे ही। ऑप्शन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है, विच नेशनलिस्ट लीडर वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द लोअर मिडिल क्लासेस, फार्मर्स, लेबरर्स एंड आर्टिसियंस कुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट। तो ऐसे कौन से लीडर थे, ऐसे कौन से लीडर्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया, जिन्होंने ये बताया, रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, लोअर मिडिल क्लास भी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, आर्टिसंस हैं, वो भी अच्छा खासा पार्ट ले सकते हैं नेशनल मूवमेंट में। आईएनसी वाले लोग ये नहीं करते थे। मोस्टली आईएनसी के जो नर्म दल के लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो देखिए, एक पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब लोग का जो एक मेंटालिटी होता है ना, सोच समझ होता है, उस तरीके के लोग आके जुड़ने लगते हैं। हायर क्लास ज़्यादा, एलिट क्लास के सेक्शन के ज़्यादा आईएनसी में जुड़ रहे थे, लेकिन ये कौन से थे, जो ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कह रहा है, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक। सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को कहाँ अचीव किया था, और हंगर स्ट्राइक ही नहीं किया था, हंगर स्ट्राइक की वजह से उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव थी उसको अचीव भी किया था। तो ये कहाँ पे था, ये था आपको अहमदाबाद 1918 में, ठीक है। अहमदाबाद मिल वाली जो केस हुई थी उसमें 1918 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक चीज़ जान लीजिए, पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसमें जो डिस्प्यूट क्या था। तो गांधी जी पहली बार जो हंगर स्ट्राइक यूज़ किए थे वो 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किए थे। ये डिस्प्यूट था वर्कर्स एंड मिल ऑनर्स के बीच में। किस चीज़ के लिए, तो प्लेग हुआ था। देखिए, एक फेमाइन आया था प्लेग की वजह से, उसमें बोनस को रोक दिया गया था, और जिसमें से बाद में इसको कंक्लूजन क्या निकाला गया, तो 35% बोनस पे किया जाएगा वर्कर्स को, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट इमर्ज हुआ था, ठीक है। तो ये पहला हंगर स्ट्राइक था उनका, जो कि डिजायर ऑब्जेक्टिव को प्रूव किया था इंडिया में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है, विच एमिनेंट पर्सन्स रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है, उसमें नाइटहुड को रिटर्न किए थे। कौन किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी किए थे, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट आउटलुक इन द कांग्रेस। कौन ऐसे थे जो सोशलिस्ट आउटलुक को रिप्रेजेंट किए थे कांग्रेस में, तो वो थे नरेंद्र देव। अगर हम लोग बिहार की बात करें ना सोशलिस्ट आउटलुक के बारे में, तो वो थे हमारे जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़े थोड़े क्लीचे पॉइंट है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फोनिक्स सेटलमेंट। फोनिक्स सेटलमेंट के फाउंडर कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी। देखिए, 1904 में फेनिक्स सेटलमेंट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे, तो डरबन में, जो कि है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, उनको ट्रेन से भी फेंक दिया गया था, ठीक है। 7 जून 1893 को गांधी जी यूज़ किए थे CDM पहली बार, ये भी याद रखना है। कहाँ पे, 7 जून 1893 में, अफ्रीका में। कुछ चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है, घनश्याम दास बिरला, अम्बालाल साराभाई, बालाचंद हीराचंद वॉज कॉमन इन। इसमें इन तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, ही वॉज द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। याद रखिएगा, घनश्याम दास बिरला जी, अम्बालाल साराभाई, बालचंद हीराचंद, ये तीनों इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36।
अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 लिंग्विस्टिक रीजन ऑफ इंडिया रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मेजर। ऐसा कौन सा मेजर 4 लिंग्विस्टिक रीजन्स था, 4 भाषा के आधार पे जो रीजन बना हुआ था वो अनअफेक्टेड रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो कि 1921 और 22 में चला था। तो ये याद रखना है, ये कौन सा था, याद रखिए कर्नाटक। इन चारों में कर्नाटक जो था वो अनअफेक्टेड रहा था, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं, जरूरी भी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स फार्मर्स इन मालाबार रीजन ऑफ केरला, केरला का जो मालाबार रीजन है, केरला के कोस्टल रीजन को मालाबार रीजन कहते हैं, ठीक है। उसमें जो मुस्लिम फार्मर्स थे ना वो भी एजिटेट किए थे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरेस्ट एक्ट आंध्र प्रदेश में भी एजिटेशन हुआ था एनसीएम में, तमिलनाडु में भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर के एनसीएम के केस में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन याद रखिए कर्नाटक जो था वो अनटच्ड रहा था इस मूवमेंट से। कर्नाटक वाज नॉट इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थ्रू एनी वे एनी मींस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट सपोर्ट द कांग्रेस। ऐसा कौन सा प्रिंसली स्टेट था, सीडीएम की बात हो रही है, सीडीएम की बात हो रही है। सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, नमक कानून तोड़ा गया, सीडीएम स्टार्ट किया गया दांडी में। याद रखिएगा सीडीएम के वक्त में कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो सपोर्ट नहीं किया था कांग्रेस को, तो वो समझ लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर ने नहीं किया था, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन अच्छा सेट किया इन्होंने, नो डाउट इन दैट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ इंडिया। किन्होंने ऐसे कौन थे ऐसा जो कंसीडर किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया के बारे में बात हो रहा है, तो याद करते हैं इसको किस चीज़ के लिए प्लान किया गया था, ठीक है। फेडरेशन के लिए, कन्फेडरेशन के लिए, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम के लिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए। इसको किया गया था फेडरेशन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, फेडरेशन गवर्नमेंट के लिए कि ठीक है स्टेट्स होंगे, प्रोविंसेस होंगे, उनमें आपस में जो सेंटर में रहेंगे उनके साथ रिलेशन इक्विटी वाला होना चाहिए, इक्वालिटी वाला होना चाहिए, आपस में एक दूसरे में सद्भावना होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सेम होना चाहिए, ठीक है। उसको लाया गया था, हालांकि वो लाए तो खुद के लिए थे, लेकिन हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन 40 पे। कह रहा है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स नोन एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वेर मेनली हेल्ड टू डिस्कस। किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रखा गया, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ना उसको मेनली हेल्ड किया था किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, ग्रांट ऑफ फ्रीडम, यस, फ्रीडम की भी डिस्कशन चल रही थी। रिजॉल्विंग रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ये भी सही था। एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म, ये भी सही था। कॉम्पोजिशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ये भी सही था। तो यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा ई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमीशन। देखिए बटलर कमेटी की जो 1927 में आया था, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, तो इसकी ऑब्जेक्टिव थी टू इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, to improve the relation between Indian government as well as the princely state में जो भी लोकल गवर्नमेंट्स थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन स्टेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था एक कमेटी 1927 में, किसके चेयरमैनशिप के अंदर में, सर हार्डकोट बटलर के अंदर में। देखिए सर, लॉर्ड, ये सब लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि इंडिया लोग डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगाता हूँ क्योंकि अब जो लिखा है, which is also known as Butler Committee. This committee was formed to investigate and clarify the relationship between the government of India and the native kings. The purpose of this formation was to examine the relation between the government of India and the Indian state and to suggest ways to improve the relationship between them. देखिए बात वही हुई कि आपके बीच में झगड़ा हम लगवा रहे हैं और आते हैं हम ही सुलझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिसीजन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पिंगाली वेंकैया, इनको कौन नहीं जानता है। पिंगाली वेंकैया को जाना जाता है डिजाइनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग के लिए, इन्होंने डिज़ाइन किया था। अब देखिए सबसे पहले वेंकैया यूज़ किए थे क्या, रेड और ग्रीन कलर को यूज़ किया था सबसे पहले, जो कि रिप्रेजेंट करता है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के फ्लैग को। तो एक तरीके से पिंगाली वेंकैया जी का आइडिया था कि पहले रेड और हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, जिससे हमें हिंदू और मुस्लिम को यूनिफिकेशन करने के, मतलब यूनिटिफाई करने के लिए एक मैसेज जाएगा। लेकिन बाद में एक स्पिनिंग व्हील को इंट्रोड्यूस किया गया और एक तीसरे कलर वाइट को किया गया और इससे इसको पीस से रिलेट किया गया, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, ऑन व्हाट कंडीशंस वाज द कांग्रेस रेडी टू गिव एड टू द ब्रिटिश इन द सेकंड। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना, जब 1939 में स्टार्ट हुआ था, उसमें कांग्रेस क्या कंडीशन मांग रहा था कि हाँ ठीक है हम आपकी सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स थे ना, वो गांधी जी को एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स भी कहते हैं वर्ल्ड वॉर के केस में, क्योंकि गांधी जी के कहने पे ही 70,000 ट्रुप्स गए थे, बहुत सारे ट्रुप्स गए थे और 70,000 के आसपास डेथ हुआ था, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा इंडिया शुड बी मेड इंडिपेंडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। देखिए एक आदमी को तो हर तरीके से सोचना चाहिए, सोच गलत नहीं हो सकती है, सर्कमस्टांशियल हो सकती है, उनका सोचना भी हो सकता है सही हो कि उस समय अगर हम लोग इनकी साथ देते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है आगे इन फ्यूचर ये हमारा। तो बेसिकली यही था कि इनको लग रहा था कि हो सकता है ये हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें आगे इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। क्वेश्चन 44 पे चलते कह रहा है
व्हेन वाज द हिंदू महासभा एस्टेब्लिश, तो ये 1915 में एस्टेब्लिश किया गया था, इस चीज़ को समझते हैं। हिंदू महासभा एस्टेब्लिश किया गया 1915 में। इट वाज अ हिंदू पार्टी विच रिमेन्ड मोर और लेस कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया। उस समय में क्या था ना, एक इसको क्रिएट किया गया था हिंदू की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में कास्ट और सेक्रेटेरियल जो डिफरेंसेस हैं, कास्टिज्म है, उसको हटाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? देखिए डायरेक्ट एक्शन डे मतलब हम मानेंगे नहीं, हमको अलग होना ही होना है। तो कब ऑब्जर्व किया था इन्होंने? 16 अगस्त 1946 को अलग होने के लिए एकदम तुल पकड़ लिए थे। तो मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, सीधी सी बात है। और इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? इन विच ईयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1920, 24, 30, 35। तो ये इसमें से नन ऑफ द अबव होगा, इसका हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो 1925 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एक तरीके से लेबर पीजेंट पार्टीज को भी फॉर्म किया गया था उसी आसपास में बहुत सारे कंट्रीज में। तो वहाँ पे 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो मेन प्रोपेगेंडा था ना, वो मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया को फैलाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कहता है अंडर हुज लीडरशिप द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड? कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी किसके लीडरशिप में खोली गई, बनाई गई? तो ये थे आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अगर कहीं भी आए सोशलिज्म टर्म आए, टिक मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बिहार से ये लीड किए थे, बहुत अच्छा लीड किए थे, और ये इंदिरा गांधी को भी बहुत परेशान किए हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड हिज लेफ्टिस्ट सपोर्ट? सुभाष चंद्र बोस और उनके लेफ्टिस्ट सपोर्टर जो 1939 में थे, उनके द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था? वो था फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन किया 1939 में, तो वो अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक एक अलग तरीके से फॉर्मेशन किया था, ठीक है। 49 पे चलते हैं। हरिपुरा सेशन में उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से बाइफर्केट कर लिया था, क्योंकि उनकी और गांधी जी की आइडिया मैच नहीं करते थे, हालांकि वो रेस्पेक्ट बहुत करते थे गांधी की, ठीक है। 49 पे चलते हैं। कह रहा है हु परसुएडेड गांधी दैट द सॉल्ट सत्याग्रह शुड नॉट बी कंफाइंड टू मैन? किन्होंने परसुएड किया था गांधी को कि सिर्फ जो नमक सत्याग्रह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें महिलाओं का भी पूरा वो होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो वो कौन थे? वो थे आपको डी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। तभी तो सॉल्ट सत्याग्रह में आपको याद होगा सरोजिनी नायडू का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को बताया था कि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट को भी रखते हैं, इससे हमारा जो इफेक्टिवनेस होगा वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कह रहा है वेन वेयर द मंजरी सेना एंड द वानर सेना फॉर्म ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो मंजरी सेना और वानर सेना को बनाया गया था सीडीएम के वक्त में, याद रखिएगा। सीडीएम के वक्त में जो वानर सेना, देखिए सीडीएम के वक्त में बॉयज वानर सेना एंड द गर्ल्स मंजरी सेना वर फॉर्म। बॉय वानर सेना बनाए थे, वैसे भी कहते हैं ना सब वानर है तुम लोग, तो ठीक है। बॉयज़ के लिए वानर सेना था और गर्ल्स के लिए मंजरी सेना था, ठीक है। ये सीडीएम में बनाया गया था। स्टार्ट कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी टू ए प्लेस कॉल्ड दांडी सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 241 माइल्स एंड इज रीच्ड दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कह रहा है कौन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म प्लेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में किया गया था? ये था आपको लाहौर सेशन, ठीक है। अब कुछ समझ लेते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस को इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को ये सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, और किया भी गया था रावी रिवर के किनारे में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स डिड द नेवल म्यूटिनी बिगिन? कौन सा ऐसा नेवल शिप था जहाँ पे नेवल म्यूटिनी बिगिन किया गया था, बिगिन हुआ था? वो था आपको HIMS हिम्स तलवार, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, नेवल म्यूटिनी स्टार्ट किया गया था 18 फरवरी 1946 को। किसके द्वारा? BP तलवार जी के द्वारा बॉम्बे में। बेसिकली ये प्रोटेस्ट था जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनजस्ट ट्रीटमेंट जो किया जा रहा था सैलरी एंड राशन के साथ इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स थे उनके साथ, ठीक है। कराची वॉज द सेकंड सेंटर फॉर द रिवेलियन। पहला था मुंबई, फिर सेकंड में कराची रिवेलियन में पार्ट लिया था, और इसी की रिजल्ट में वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट के साथ वागीज सरेंडर किए थे फरवरी 23 को 1946 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन हिम्स तलवार पे रिवोल्ट हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है। तो देखिए इंडियन प्रेस, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी इंडियन प्रेस में। 1835 के वक्त में क्या हुआ था, चार्ल्स मेटकॉफ आए और फ्री किए जितने भी इंडियन प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको ये आके हटा दिया था, ठीक है।
ऐसा था कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे, एक तो पहले बात आपको अपने लोकल लैंग्वेज में, इंडिजिनस लैंग्वेज में आप लिख नहीं सकते हो, आपको इंग्लिश ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड था कि आप कुछ भी नेशनलिस्ट में लिख सकते हो, वो भड़काने के लिए वो आप कंपेल नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, कितने लोग जेल भी गए थे, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ आके इसको हटाए थे, इसलिए इसको कहते हैं लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, फादर ऑफ द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। कह रहा है भवानी टेम्पल किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? तो याद रखिएगा ये अरविंदो घोष के द्वारा किया गया, अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है। भवानी मंदिर, जिसको टेम्पल ऑफ गॉडेस भवानी कहते हैं, वो देखिए क्वेश्चन 51, हाँ ठीक है, अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। ये एक एनोनिमस जर्नल था, याद रखिएगा, ये एक एनोनिमस जर्नल था, मतलब इन्होंने इसमें अपने नाम को डायरेक्टली इन्फ्लिक्ट नहीं किया था, मतलब सबके सामने नहीं रखा था, ठीक है ना। अरविंद घोष जो थे एक योगी थे, एक फिलोसफर थे, जो पार्टिसिपेट किए थे फ्रीडम स्ट्रगल में एज ए रिवोल्यूशनरी एट बहुत यंग एज में, और बाद में ये योगी बन जाते हैं और एक आश्रम बनाते हैं पौंडीचेरी में, वहाँ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू कर्ब द करप्शन एंड ब्रिंग इफिशियंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन हु इंक्रीज द सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ट्रिमेंडसली। तो ऐसा एक बात सुनिए, जब करप्शन को हटाना है तो ऑफिसर्स के लिए पैसे बढ़ा दिए गए थे, तो इन्होंने किनके द्वारा ये काम किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में बता देखिए, एक थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस भी होंगे, लॉर्ड हेस्टिंग भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन 56 कह रहा है व्हेन वाज द डिलिमिटेशन कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? डिलिमिटेशन कमिटी ऑफ इंडिया को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन किए थे। देखिए क्वेश्चन में इनका पूछने का तरीका गलत है, ये ईयर नहीं पूछना चाहिए, उन डिलिमिटेशन कमेटी किनके वक्त आया था ये पूछना चाहिए था। लेकिन हाँ, अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा भी है, आपको ईयर ध्यान रखना है, और ईयर ध्यान रखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि उस वक्त कौन थे, ठीक है। तो एक चीज़ समझते हैं हम लोग, तो डिलिमिटेशन कमेटी आया था ना, वो 1935 में आया था, ठीक है। ललित को तो 26 से 31 में चले गए थे, तो इनको काट दो आप, ठीक है। वेबल बाद में आए थे, रीडिंग बाद में आए थे, ठीक है। तो लॉर्ड विलिंगटन होंगे, विलिंगटन ही उसके बाद आए थे, और ये लाया गया था 1935 में, ठीक है। और लॉर्ड विलिंगटन की टेन्योर लास्ट हुई थी 1931 से लेकर 1936 में, तो टेन्योर वाइज गेम है और आपको समझना है। ललित को तो आपको याद होना चाहिए, ये तो बाद में आए थे, सॉरी मैंने इरविन समझ लिया इनको, ये बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे, इंडिपेंडेंस के आसपास। चलिए क्वेश्चन 57 पे चलते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज द थ्योरी ऑफ डुअल रूल डायरकी रेफर टू? डायरकी का मतलब क्या होता है? देखिए ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, एक में था टेम्पररी, एक में था परमानेंट, ठीक है। हम इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनटू ऑफिशियली एंड पॉपुलरली रिस्पॉन्सिबल सेक्शंस। देखिए जो काफ़ी पॉपुलर सेक्शन होगा वो एक को दे दो, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंस की हैं वो प्रोविंसेस को सौंप दो। मतलब कहीं ना कहीं से अपना फायदा लाना है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। कह रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? बर्मा को किस एक्ट से इंडिया से सेपरेट किया गया? तो इसको किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। देखिए मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स की एक कंप्लीट वीडियो ल्यूसेंट की डाल रखी है, ऑब्जेक्टिव प्लस एज वेल एज थ्योरी पार्ट की, आप जाके मेरे ल्यूसेंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप वो भी देख सकते हो, फुल टेस्ट है वो, परफेक्शन IAS की, ठीक है। क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। 59 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट इन द 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी में अवध स्टेट के फाउंडर कौन थे? तो कौन थे? ये थे सद्दत खान, ठीक है। इनके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। सद्दत खान, जिनको हम लोग बुरहान उन मुल्क भी कहते थे, वो माने जाते हैं फाउंडर्स किसके? तो ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध के। सद्दत खान, ये नाम याद रखिएगा, अवध से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट है। ही वॉज मेड द सूबेदार, इनको सूबेदार ऑफ अवध बनाया गया 1722 में। बाद में ये इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे थे अवध को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट सेंटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द इंग्लिश कंपनी इन इंडिया? तो ऐसा कौन सा था जो पहला सेंटर था बिजनेस एक्टिविटी के लिए? तो वो था सूरत। याद रखिएगा, सूरत में ही उन्होंने ट्राई तो बहुत पहले किया था लेकिन बाद में बना पाए थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला स्टेट तो सूरत था जो कि वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, और कुछ नहीं जानना है। और लेटर वो आप समझ लीजिए यूरोपियन कंट्री, साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में ये सब में बनाए थे। 61 पे चलते हैं। कह रहा है विच वॉर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? कौन सी वॉर थी? तो ये थी बैटल ऑफ पलासी। पलासी को माना जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, पलासी के केस में। तो बैटल ऑफ पलासी को समझना है।
अब देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम प्लासी वॉर इन 1757 में जो होती है। इस वॉर में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है किसको, तो आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल के जो सिराजुद्दौला थे 1757 में उनकी आर्मी को हरा देती है ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद उसको जम के टॉर्चर करती है डिफरेंट वो लगा के, चांसेस और टैक्स लगा के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है विथ विच वॉर इज द ट्रीटी ऑफ सालबाई रिलेटेड। देखिए ट्रीटी ऑफ सालबाई रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो पहला एंग्लो मराठा वॉर था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी के वक्त में इंडियन में रेल चली थी, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक चीज़ और याद कर लेते हैं कि एक तरीके से लॉर्ड डलहौजी थे ना, वो रिस्टोर किए थे एक्विजिशन ऑफ नेटिव स्टेट्स वाज द प्रिंसिपल स्टेट मर्जर। जो स्टेट मर्जिंग का काम हो रहा था उसमें इनका खासा हाथ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स के अंदर क्या था कि अगर जो नेचुरल एयर हैं जो उनके अगर उनका वंश जो है वो नेचुरल नहीं है, वो गोद लिया हुआ है, तो वो उस किंगडम को फिर से वो नहीं संभाल सकता है, वो किंग नहीं बन सकता है। तो आपको खुद का बच्चा होना चाहिए, तभी आप उसको बना सकते हो किंग, नहीं तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्श्चन काफ़ी आसान है। ये स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1972 और 73, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कहता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, इंडियन यूरोपियन फर्म्स बेस्ड इन बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास एक्सपोर्टेड कॉटन, व्हीट एंड इंडिगो। देखिए कॉटन भी था, व्हीट भी था और इंडिगो भी था, ठीक है। तो मोर देन वन हो जाएगा। इस टाइम में मिड सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें हम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के वक्त में कौन सा गवर्नर जनरल था। तो देखिए इसका तो बहुत सिंपल आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। 1857 के रिवोल्ट में क्या होता है, बहुत सारे कैनन का यूज हुआ था। मान लीजिए, समझ लीजिए कैनन्स का बहुत यूज होता है, रिवोल्ट बहुत बड़ी थी, तो तोपों का यूज किया था। कैनन्स मतलब तोप, कैन से कैनिंग, ऐसे याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक लगाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। कहता है वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट की गई थी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये तो लखनऊ में स्टार्ट हुआ था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लखनऊ में कैसे स्टार्ट होगा, लखनऊ में नहीं, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। मेरठ से स्टार्ट किए थे, मेरठ से मार्च स्टार्ट किए थे। मई 10, 1857 को मेरठ से मार्च स्टार्ट हुआ था और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया था, ठीक है। देखिए और एक और चीज़ याद रखिएगा, बैरकपुर में जो एनफील्ड राइफल था ना, उसका भी केस था। जो ब्राउन बेस राइफल था वहाँ पे भी सैनिक लोगों ने रिवोल्ट किया था, बट लखनऊ नहीं होगा, मेरठ से स्टार्ट किया था, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। कह रहा है विच सिटी वॉज द फर्स्ट टू बी रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सी शहर थी जिसको रिकैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1857 में, तो वो था दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 69 पे। कह रहा है हु हेडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हेड किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। 1882 में इंटरनेशनल और ऑफिस एक था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, जो ओपन किया गया था अडयार मद्रास में। इंडियन जो उसकी ऑफिस थी ना अडयार मद्रास में, वो एनी बेसेंट संभाली थी 1893 में, ठीक है। और इसमें तो ऑलकॉफ्ट और मैडम ब्लावत्स्की थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 70 पे चलते हैं। 70 क्या कह रहा है, हु डिक्लेयर्ड सती सिस्टम इलीगल इन 1829। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राम मोहन रॉय इनके साथ में काम किए थे। 71 पे चलते हैं। कह रहा है इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर द प्रोमिनेंट वॉज। कौन सा था 71 का, तो ये हो जाएगा विडो रिमैरेज। याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने कहा था अपना काम स्वयं करो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वीडियो रिमैरेज पे एक्ट किए थे, सबसे ज़्यादा वीडियो रिमैरेज पे काम किए थे, ठीक है। क्वेश्चन 72 पे चलते कह रहा है हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। पहला लीडर जो इंडियन रेनेसेंस का किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 73 पे। कह रहा हु फाउंडेड द फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता 1817 में। तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है ना, उसको फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। चलते क्वेश्चन 74 पे। कह रहा है विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज द निकनेम लोकहितवादी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो लोकहितवादी महाराष्ट्र में कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख जी को, जीएस देशमुख जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है इट इन्फ्लुएंसेस वॉज मेनली इन पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ऐसा था क्या?
तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब कह रहा है इट इंक्लूडेड मेनली ट्रेडिंग कास्ट, ऐसा भी नहीं था। इट वाज एसोसिएटेड विद द शुद्धि मूवमेंट, ये भी नहीं था। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 कह रहा है हु हैज एस्टेब्लिश दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था हंसराज एंड लाला लाजपत राय के द्वारा। तो याद रखिएगा हंसराज भी थे और लाला लाजपत राय भी थे। ए और सी दोनों होगा तो मोर देन वन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा कौन सा ट्रांसलेट किया गया था? तो एक चीज समझते हैं। तो सर विलियम जोन्स जो थे ना, वो कालिदास के जो शकुंतला था ना, उसको ट्रांसलेट किए थे संस्कृत से इंग्लिश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नन हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। और क्वेश्चन 78 पे चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कौन से स्कॉलर थे जो किए थे? तो वो थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थे, संस्कृत के भी बहुत अच्छे नॉलेज रखते थे और ट्रांसलेट भी काफ़ी चीज़ों को किए हैं इन्होंने। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। और एक चीज़ याद रखते हैं, इनका एक बुक था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 1904 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है द पैलेस ऑफ द कांग्रेस इज फुल एंड माई मेन एम्बिशन वाइल लिविंग इन इंडिया इज टू हेल्प इट डाई पीसफुली। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये किनका स्टेटमेंट दिया गया था? ये दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन 80 कह रहा है इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड फॉर सेल्फ रूल और स्वराज की बात ऐसे कौन से सेशन में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो पहली बार रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने? तो ये था आपको कलकत्ता सेशन 1906। ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906 में। अब चलते हैं 81 पे। कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कौन सा मूवमेंट था जहां पे वंदे मातरम को एक्सटेंसिवली यूज किया गया था? तो ये मूवमेंट था आपको स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में कर्जन के द्वारा। उसको जस्ट बाद स्वदेशी मूवमेंट को नेशन वाइड एक्सप्लेन किया गया, डाला गया था। ठीक है, और बाद में जब वंदे मातरम को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट में, तो और इसको बाद में नेशनल एंथम बना दिया गया हमारे इंटायर नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 82 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के बारे में कौन नहीं जानता है? ही इज लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन 83 पे चलते हैं। 83 कह रहा है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज नेम्ड अभिनव भारत वॉज फॉर्म्ड बाय। देखिए 1904 में खोला गया था, 1904 में खोला गया था, मुझे एग्जैक्टली याद है, विनायक वीडी सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, ये एक सीक्रेट। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया था, मुझे अभी भी कैसे याद है मैं बताता हूँ आपको। 1904 मैंने लिखा ना, तो अभिनव, ठीक है, इसको हिंदी में लिखता हूँ, अभिनव मान लीजिए ये है, तो 4 लेटर हुआ ना, तो 4 लेटर हो गया। मैं इसी तरीके से याद किया हूँ और ऐसे ही याद रहता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे बनाएंगे ना जो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 पे। 84 पे 84 का रहा है हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर अल हिलाल। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल। आगे बढ़ते हैं 85 पे आते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटेन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क्स। कौन किन्होंने अपने वर्क्स में, अपने काम में पार्टीशन के बारे में नहीं लिखा है? तो वो कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मंटो के बारे में पता ही होगा, पाकिस्तानी राइटर जो उन्होंने लिखा है इस चीज़ को, काफ़ी अच्छे राइटर थे, काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल। 86 पे चलते हैं। कह रहा है आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड टू फाइट अगेंस्ट हुम विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा और किनके लिए लड़ने के लिए, किनके अगेंस्ट लड़ना था? तो ब्रिटिश के खिलाफ तो लड़ना था। कब बनाया गया था? 1 सितंबर 1942 को। मोहन सिंह फॉर्म द फर्स्ट डिवीजन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। याद रखिएगा मोहन सिंह किए थे और इसको बाद में सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 पे। हु फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान जो पहली बार यूज किया गया ना, वो उसको कौन यूज़ किए थे? वो थे चौधरी रहमत अली जी। चौधरी रहमत अली ने नेम यूज़ किया था पाकिस्तान, जिसका मतलब होता है पाकिस्तान, मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एंड बलोचिस्तान। ठीक है, और ये पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे। ठीक है, कैम्ब्रिज में पढ़े थे रहमत अली जी, और इन्होंने पैम्पलेट भी बनाया था जिस पर रिटर्न था कब बनाए थे? 1933 में एंड 1935 में। ठीक है, 1930 में तो इनको कोई सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन बाद में इनकी कही हुई बात सच हो गई और पाकिस्तान बन गया। लेकिन हाँ, कश्मीर आज भी हमारा है। क्वेश्चन नंबर 88 पे। ड्यूरिंग विच मास मूवमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ वाला अलीगढ़ की नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ एंड गुजरात विद्यापीठ वेर एस्टेब्लिश्ड इन। किस मास मूवमेंट में इसको एस्टेब्लिशमेंट में लाया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 है, ये लाया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88
ये नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो कहता है फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? देखिए, तो चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक है। तो समझते हैं, दिसंबर 1922 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू फाउंड किए थे स्वराज पार्टी को। इसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन ओपोज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन 1928? याद रखिएगा, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में लाया गया था उसको अपोज किया था, तो वो कौन था, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट को पास कर दिया गया था अनएनाइमसली, मतलब छुप छिपा के कर दिया गया था। इट वॉज अपोज बाय द लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद कम्युनल स्लैंट लाइक मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था अपोज, हिंदू महासभा एंड सिख लीग के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हिंदू महासभा के द्वारा भी किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया था, सिख लीग के द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन लीग तो ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। चलते क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है इन हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट? कितने सारे प्रोविंस थे जहाँ पे कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था? कौन से इलेक्शन में? तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो हेल्ड हुआ था फरवरी 1937 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कितने सारे प्रोविंस में बनाया था? तो ये थे 9 प्रोविंसेस में बनाया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इलेक्शन हेल्ड किया गया था फरवरी 1937 में। कांग्रेस वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। कांग्रेस मिनिस्टर्स वे फॉर्म्ड। मिनिस्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाया गया था? जुलाई 1937 में 7 बनाया गया था, 11 प्रोविंस में 7 में बना लिया था मिनिस्ट्री, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, बाद में क्या किया था? कांग्रेस ऑल्सो फॉर्म्ड अ जॉइंट गवर्नमेंट इन द 2 प्रोविंसेस इन द वे कांग्रेस फॉर्म्ड इस गवर्नमेंट इन द टोटल 9 प्रोविंस। 7 में जीता, 2 में कोलिट किया, कोलिशन में 9 बना लिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, ये भी याद रखना है। 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया था, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त में, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा जगह था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, वो हम लोग जान लेते हैं कैसे। अब देखिए, क्विट इंडिया वक्त मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, ब्रिटिश रूल बहुत जगह से हट गया था, डिसअपियर कर गया था। यूनाइटेड प्रोविंस से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से। कुछ एरिया में जैसे बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तामलुक इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, सतारा जो कि बॉम्बे में है, वहाँ पे हम लोग पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया था। किसके द्वारा? तो रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, ठीक है। तो बलिया भी होगा, मिदनापुर भी होगा और सतारा भी होगा। तो ए, सी एंड डी होगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 93। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप स्लो कर लेना थोड़ा सा वीडियो, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। 93 पे चलते हैं। कहता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? देखिए, तो वो थे क्लीमेट एटली। एटली वाज द प्रेसिडेंट, ये इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। कह रहा है द मेंबर ऑफ द कमिटी विच प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट बनाने में कौन कौन से मेंबर थे? तो बहुत ज़्यादा थे, एक से ज़्यादा थे, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू जी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब देखिए, अली इमाम थे, अली इमाम भी थे। तो ये 3 तो 100% थे, ठीक है। तो अब ये 3 हो गया, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द चिटगोंग आर्मी रेड? चिटगोंग आर्मी अटैक को किन्होंने लीड किया था? तो बिल्कुल इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और एक चीज़ और जान लीजिए, सूर्या सेन जिसको हम लोग मास्टर दाबी कहते थे, उन्होंने फाउंड किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो एक टीचर थे नेशनल स्कूल चिटगोंग में, ठीक है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा, जिनको हम लोग मास्टर दा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा है। अब ये देखिए, इनका जो मोस्ट फेमस एक्ट था ना, वो अटैक किए थे चिटगोंग आर्मी, जहाँ इनको हथगोले और बम और फिर बंदूक लूटने के लिए किए थे, ठीक है। सूर्य सेन होस्ट किए थे। हॉइस्टेड द नेशनल फ्लैग आउटसाइड द आर्मरी। गजब का इनका माहौल था यार, सूर्या सेन का, ठीक है। आप इनकी मूवी बनी है एक, वो भी देख सकते हो। अब देखिए, गांधी जी यूज्ड हिज स्ट्रैटेजी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस चीज़ के लिए यूज़ किए थे? तो यूज़ किए थे चंपारण मूवमेंट के लिए, ठीक है। सीडीएम, एक ट्रिक बताता हूँ, डीएम बनना कौन जानता है? बिहार के बंदे ज़्यादा चाहते हैं डीएम बनना, आईएएस आईपीएस बनना, तो डीएम सीडीएम चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। देखिए, एनसीएम किससे रिलेटेड है? तो एनसीएम को आप पढ़िएगा तो नशा, आपको एक वर्ड साउंड करेगा, नशा, नशे में है क्या? तो एनसीएम में, मतलब खरा नहीं हो पा रहा है, तो खेड़ा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही ट्रिक बना के पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो, आपको आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पार्ट ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से पार्ट थे? देखिए, पहले समझ लेते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज कर दिया गया है, इसको यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। वैसे होना चाहिए था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक्शन वाज अ ट्रेन रॉबरी इंसिडेंस विच टुक प्लेस इन द मूविंग ट्रेन ऑन 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को ये किया गया था। और देखिए, वो ट्रेन जो थी काकोरी से लखनऊ जा रही थी, देखिए सहारनपुर रेलवे लाइन में चल रही थी। द प्लान ऑफ द रॉबरी वाज एग्जीक्यूटेड बाय, किनके किनके द्वारा किया गया था? तो सुनते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बिल्कुल थे। अशफाकुल्ला खान थे, बिल्कुल थे। राजेंद्र लहरी जी थे, बिल्कुल थे। और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, रोशन सिंह भी थे, रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो समझ लीजिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? पार्टीशन ऑफ इंडिया के वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, क्वेश्चन काफी आसान है, जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? कौन सा इवेंट है जो पहले हुआ है, ठीक है, समझते हैं। HRA का फॉर्मेशन,
HRA 1900 कब हुआ था? 1924 में HRA हुआ था, मैं लिख देता हूँ, HRA 1924 में, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर 1924 के आसपास हुआ था। सॉन्डर्स जो थे, देखिए चिटगोंग आर्मी रेड बाय सूर्य सेन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको अप्रैल 1930 के आसपास, ठीक है, इस समझ लीजिए। उसके बाद चिटगोंग 1928 में हुआ था। सॉन्डर्स का जो किल हुआ था ना, एसेसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, 1928 में हुआ था। ये उधम सिंह वाला मत समझ लीजिए, 1940 वाला वो दूसरा है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्या है? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाज हैंग्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये तो आपको पता है 23 मार्च, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, 1931 में हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भगत सिंह की उम्र उस वक्त सिर्फ 21 साल कुछ प्लस फ्यू डेज थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह, जो कि इनकरेक्ट है। पढ़ते हैं, ही वॉज न्यूट्रल अबाउट कम्युनलिज्म, बिल्कुल गलत है, ही वॉज नॉट न्यूट्रल, ही वॉज मच मोर एग्रेसिव देन यू थिंक, ठीक है। अब देखिए, ही गेव इंपॉर्टेंस टू सोशलिज्म, बिल्कुल सही है। ही क्रिटिसाइज द फिलोसफी ऑफ रिलीजन, ये तो 100% सही है, मैं नास्तिक हूँ। ही वॉज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशनरी आइडियाज, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो सही है, ऑप्शन ए हमारा गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 101 कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइन्स इन इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ विच गवर्नमेंट जनरल, विच गवर्नर जनरल? डलहौजी, बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। कह रहा है वेयर वाज द 1953 डेट भी याद कर लीजिए। वेयर वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया? पहला हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ, देखिए इंडिया में ना सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत हाई कोर्ट्स वेर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, एक साथ में हुआ था। कहाँ कहाँ? कलकत्ता में भी, मद्रास में भी, बॉम्बे में भी, 1862 में। तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। 103 पे चलते हैं। अब चलते हैं, देखिए बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ, किसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिजिम में स्टार्ट किया गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो रूल है उसको स्टार्ट किया गया किन के रिजिम में? तो ये है लॉर्ड रिपन, इनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग हुज टेन्योर इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, किसके टेन्योर में? तो वो हुआ सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। ये हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, कहते थे कि लोगों को इंग्लिश सिखाओ, हायर एजुकेशन पे फोकस करो, प्रोमिनेंसी लाओ, लोग ज़्यादा लिटरेट होंगे, लोग ज़्यादा आगे पार्टिसिपेट करेंगे हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसको प्रपोजल लाया गया था रिफॉर्म इन एजुकेशन 7 मार्च 1835 को। अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? रॉलेट एक्ट जब इंप्लीमेंट किया गया तो कौन थे वाइसराय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ और जान भी लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश बिकम द कोऑपरेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द 10, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, हाँ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक में, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, लगता है मुझे मैं थोड़ा हड़ी में कर रहा हूँ और थोड़ा मेरा मिस्टेक्स भी हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं, तो बी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है हु वाज गिवन रेसिडुअरी पावर टू द यूनियन एस्टेब्लिशमेंट बाय द, किसको रेसिडुअरी पावर दिया गया था? यूनियन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के द्वारा। तो ये दिया गया था आपको गवर्नर जनरल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है व्हाट वाज द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड प्रपोजल रिलेटेड? देखिए मॉन्टेक चेम्सफोर्ड प्रपोजल किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, याद रखिएगा। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आया था वो बेसिस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और इसी बेसिस पे बताया गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लिए 1919 में इंप्लीमेंट करेगी, 1921 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। कह रहा है अंडर विच एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड वाज एबॉलिश्ड विद द ब्रिटिश सिटीजन्स वेर अलाउड टू ट्रेड विद इंडिया? याद रखिए ऐसी कौन सी एक्ट थी जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, पूरी की पूरी मार्केट पे जो डोमिनेंस था उसको हटा के कम किया गया और ब्रिटिश सिटीजन्स भी उसमें पार्ट ले सकते थे, उसको लाया गया। तो ये लाया गया था 1813 में। मैंने एक ट्रिक बनाया, 1813 7 छूट गया, टी और कॉफ़ी मिल गया तुझे, मतलब टी और कॉफ़ी, टी और ओपियम पे ही कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद वो डोमिनेंसी उनकी इन्फ्लुएंस हट गई थी, ठीक है। मैं ट्रिक बनाता हूँ, मुझे आसानी से याद हो जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 का आ रहा है द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और देखिए प्रेसिडेंट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थे उनको रिप्लेस किया गया पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले सेक्रेटरी की बात करें तो लॉर्ड स्टैनली थे जो इंडिया के पहले सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल? नवाब ऑफ बंगाल की सबसे करेक्ट क्रोनोलॉजी कौन है? तो वो है आपको बी, मुर्शीद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
111 पे चलते हैं। कह रहा है वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेटअप इट्स फैक्ट्री इन इंडिया, कहाँ सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किया था, वो था सूरत। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया, किसके एफर्ट से? थे कॉलबर्ट थे, उनके जो मिनिस्टर थे इंपेरर के, लुइस 16 जो फ्रांस के थे, उनके द्वारा जो भेजा गया मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उन्होंने स्टेब्लिश किया 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 4 साल बाद फ्रेंच फैक्ट्री को सेटअप किया गया सूरत में, किनके द्वारा? फ्रांसिस्को कारो के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा व्हाट वेयर द स्टेपल कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में स्टेपल जो कमोडिटीज थी वो क्या एक्सपोर्ट की जाती थी? बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सी थी? ये देखिए बहुत सारी थी, कॉटन थी, सिल्क थी, सॉल्ट पेपर, इंडिगो, ओपियम, ये सारी थी। तो कॉटन भी थी, सिल्क भी थी, सॉल्ट पेपर थी, ओपियम भी थी। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, आंसर डी ई हो जाएगा हमारा 112। 113 नंबर पर चलते हैं। कह रहा विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज सक्सेसफुली इन कोलेब्रेशन विद जहांगीर इन 1615 टू इश्यू ए रॉयल डिक्री गिवन द राइट टू ट्रेड एंड ओपन फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। याद रखिए गोल्डन फरमान, जिसको रॉयल डिक्री कहते थे, जो जहांगीर ने 1615 में एक बार वो विजिट किए थे ये लोग फैक्ट्रीज खोलने के लिए। ठीक है, तो कौन से थे वो थे आपको सर थॉमस रॉय। ठीक है, हॉकिंस तो बाद में आए थे जिन्होंने इस काम को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। 114 कह रहा है स्टेट किडनैपिंग पॉलिसी वॉज ए पॉलिसी विच एम्ड एट। ठीक है, किस चीज़ पे एम किया था? ये था इनलार्जमेंट ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको बढ़ाना था। इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी थे, वो रिस्टोर किए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को विद एम्बिशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एम्पायर। ठीक है, उसके साथ साथ में इसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, तो एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 115 पे। कह रहा है विच रूलर वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस। देखिए सब्सिडियरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेस्ली जी ने लाया था, उसके कौन से रूलर थे जो सबसे पहले एक्सेप्ट किए थे? एक चीज़ जान लीजिए, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या हुआ? आप प्रोविंस में रूल करो, लेकिन आपके दरबार में मैं अपना आदमी बैठाऊंगा और आपको वो पूरा नजर रखेगा। ठीक है, आप रेवेन्यू कलेक्ट करके मुझे दोगे, जो टैक्स बनता है वो दोगे, लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा आदमी रहेगा। ठीक है, एक तरीके से नेक एंड होल्ड कंट्रोल समझ लीजिए। तो ये था, आपको निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने फटाक से पहले बोल दिया हाँ ठीक है मैं करता हूँ, तो समझ लीजिए। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंस लगाया था निजाम ऑफ हैदराबाद को 1798 से लेकर 1800 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सीक्वेंस भी जान लेते हैं। हैदराबाद के बाद मैसूर लिया, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध, अवध के बाद पेशवा, पेशवा के बाद बेरार, बेरार के बाद सिंधिया। ठीक है, क्वेश्चन 116 पे चलते हैं। कैलिको किससे रिलेटेड है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इन इंडिया। तो टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट हुआ था ना, जो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया गया था यूरोप में इंडिया से, उसी को कैलिको कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इन द 19th and 20th सेंचुरी। कौन सा ऐसा फैक्टर था जो कि यूनिफाई किया था इंडिया को? तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो ग्रेजुअली इंप्लीमेंट किए थे यूनिफॉर्म मॉडर्न सिस्टम इन इंडिया में, धीरे धीरे लाए थे। रेलवेज लाए, पोस्टल सिस्टम लाए, वायर लाए, आर्मी लाए। ठीक है, तो ये सारे जो थे ना वो धीरे धीरे मदद किए इंडिया को यूनिफाई करने में। तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1815। इमीडिएट कॉज पूछ रहा है, आपको एकदम क्षणिक बताना है कि तुरंत में ऐसा कौन था, तो वो रिलीजियस कॉज था। याद कीजिए, जो रॉयल एनफील्ड जो राइफल थी उसमें जो सुअर और गाय के मांस का चमड़े का जो लगा हुआ था उसको खींच के बनाना था, इसीलिए याद रखिएगा। 1857 में इमीडिएट कॉज था रिलीजियस, यूज ऑफ काउ एंड पिग फैट इन एनफील्ड राइफल, रॉयल एनफील्ड नहीं एनफील्ड राइफल, दैट जिससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये चीज़ हर्ट कर गया। ठीक है, और एंग्री कर दिया था। 119 में चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा बनाया गया था तत्वबोधनी सभा। याद रखिएगा, तत्वबोधनी सभा बनाया गया था 1839 में। इसका था मेन था आइडिया प्रोपगेट करने का, जो राजा राम मोहन राय का आइडिया था उसी को प्रोपगेट करने का। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, तत्वबोधनी सभा जो था उसका मेन पेपर था तत्वबोधनी पत्रिका, जो कि प्रमोट करता है सिस्टमेटिक बंगाली लैंग्वेज में था। ठीक है, इंडिया के पीस को प्रोपगेट करता है। अब आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। AISCF किसने फाउंड किया था? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट फैक्ट है, इसको समझते हैं। इन्होंने ये बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121 पे कह रहा है फॉर व्हाट पर्पस डिड लॉर्ड वेलेस्ली ओपन फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता 1900। देखिए 1799 में फोर्ट विलियम्स को बनाया गया और 1800 में खोला गया था। ठीक है, तो ये किस पर्पस से इसको खोला गया था ये हम लोग समझते हैं। तो ये खोला गया था आपको फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज यूथ, जिस तरह लवासना है ना अभी उसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 122 देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी इन 1940। तो पहली वुमेन पूछ रहा है, ठीक है। पहली देखिए, अगर मेल पूछता या कंप्लीट पूछता तो पहले विनोबा भावे थे, दूसरा आपको जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब लेकिन कंफर्म होना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे कि नहीं, कि विनोबा भावे पहले थे, ये तो 100% श्योर हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही कौन थे, जो आपको हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए, जो कि 1940 में स्टार्ट हुआ था। तो ये समझते हैं। इसमें फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली वुमेन सत्याग्रही थी इसमें, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विनोबा भावे जो थे वो सेकंड सत्याग्रही थे। देखिए, सरोजनी नायडू पहली वुमेन थी और पहली भी थी। विनोबा भावे सेकंड सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू थर्ड थे, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मदत्त फोर्थ थे और सरोजनी नायडू फर्स्ट लेडी थी और पांचवें सत्याग्रही थे मजरूल हक, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। 123 कह रहा है विच मुगल इंपेरर फर्स्ट फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। कौन से ऐसे मुगल इंपेरर थे जो पहले फॉट किए थे, वो थे औरंगजेब, जिनकी डेथ 1707 में हो गई थी। उसी के बाद ब्रिटिश डिक्लाइन कर गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। कह रहा है डेक्कन राइट कमीशन इज रिलेटेड टू। डेक्कन राइट कमीशन किससे रिलेटेड है, तो वो इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडिगो रिवॉल्यूशन ऑफ 1859। 1859 इंडो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट स्टार्टेड इन पुणे एंड अहमदाबाद, बिल्कुल गलत, ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था। इट ऑपरेटेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड मनी लेंडर, बिल्कुल नहीं, इंडिगो फार्मर से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कह रहा है कि इट वॉज प्रोमोटेड बाय द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, ये 100% करेक्ट है, ठीक है। बंगाल में इंटेलेक्चुअल्स का ही हाथ होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 126 पे। कह रहा है डायरेक्टली वॉज इंट्रोड्यूस टू एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। कौन से प्रोविंसेस में किया गया था, तो ये किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा किया गया था। डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है, जिसमें डुअल गवर्नमेंट की बात कर रही थी। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। कहता है 1833 में अंडर हु चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कमीशन टू कोडिफाई इंडियन लॉ। देखिए याद रखिए, लॉ कमीशन टू कोडिफाई इंडियन लॉ 1833। देखिए 33 नंबर पास करने का मार्क्स होता है ना इंडिया एग्जाम में, 33 से लॉ बन गया कि पास होना है, तो 1833 लॉ कमीशन, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया आपको डेट याद रखने का। तो वो कौन से थे, वो मकले थे, ठीक है, लॉर्ड मकले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन ऐसा जो है जो करेक्टली मैच नहीं है। गिवन ऑप्शंस जो है वो वाइसराय या गवर्नर जनरल के बारे में दिए हुए हैं और उनके जो ड्यूरेशंस में जो प्रायर इवेंट्स हुए हैं, जो एग्जैक्ट इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे वो कूका मूवमेंट से रिलेटेड थे, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉर्ड मिंटो जो थे वो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, बिल्कुल 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे लॉर्ड मिंटो, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग जो कि बैन ऑन ह्यूमन सेक्रीफाइस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। ह्यूमन सेक्रीफाइस वाली जो था ना, नरबली का जो प्रथा चल रहा था, वो लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में इस पे काम किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, तो मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, तो हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा डी। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिलिट्री रिवेलियन हुआ था ना, कहाँ पे, बैरकपुर वाले केस में, उस प्लेस में लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक है ना। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। ही वॉज द गवर्नर जनरल इंडिया फ्रॉम 1823 से लेकर 1828, ठीक है ना। तो इसका याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। कह रहा है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार पूछता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। और एक चीज समझते हैं कि ये कंपनीज की सिविल सर्विस में ना उस समय का सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस था, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ रखा है बहुत बार। अब कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिकी बर्ड प्लान इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है डिकी बर्ड प्लान, तो ये रिलेटेड था पार्टीशन ऑफ इंडिया से। तो देखते हैं माउंटबेटन जो प्लान बनाए थे जून 3 को, इसी को कहते थे डिकी बर्ड प्लान और पार्टीशन प्लान। तो इसका नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा साइनोनिमस है, तो आपको याद करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड वॉज फेवरेट टू विस्टन चर्चिल। तो विस्टन चर्चिल के फेवरेट थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन भले ही फेवरेट थे लॉर्ड माउंटबेटन विस्टन चर्चिल के, लेकिन विस्टन चर्चिल कभी भी इंडिया पाकिस्तान को अलग करने की बात नहीं करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड regarding the खिलाफत movement that such an opportunity to establish unity among Hindus and Muslim would not come for another 100 year। देखिए खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, जो खलीफा थे ना, उनका वर्ल्ड वार के वक्त में खलीफा का जो पावर छीन लिया गया था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नाराज हो गई थी। इसी केस में क्या हुआ था, इंडिया में इसका फायदा, और एक तरीके से फायदा कह सकते हो या फिर यूनिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को यूज किया गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 132 पे। 132 क्या कह रहा है,
कह रहा है व्हेन वाज द मुस्लिम लीग पास्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट मुस्लिम नेशन, ठीक है ना। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग, कब मुस्लिम लीग ने पास किया था एक रिजोल्यूशन जो डिमांड किया था सेपरेट मुस्लिम नेशन का, तो ये आपको हो जाएगा 1940 में, ठीक है। रिजोल्यूशन 1940 में पास किया गया और डिमांड किया गया था मुस्लिम नेशन को क्रिएट करने का। और ये जो सेशन था ना, ये जिसमें ये डिमांड किया गया था मुस्लिम नेशन को क्रिएट करने का, ये लाहौर सेशन में किया गया था 1940 में, ठीक है। और इसको ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा और प्रेसिडेंट थे उस सेशन के मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद इकबाल द ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम्फेसाइज दैट द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट। तो ऐसा कौन सा मुस्लिम लीग का सेशन था जहाँ पे मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ये इस बात पे जोर दी थी कि क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम स्टेट के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये कौन सा था, तो ये था 1930 वाला, ठीक है। समझते हैं इसको एक अच्छे से। कहता है 1930 में वाइल गिविंग अ स्पीच एट द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इकबाल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट। तो याद रखिएगा 1930 के सेशन में कहा गया था। 1934 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सपीडिशन ऑन द तंजोर कोस्ट इन अप्रैल 1930 टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो अब देखिए तंजोर कोस्ट की बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात कर रही है। अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए किन्होंने एक एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो ये किया गया था सी राजागोपालाचारी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तंजोर इज अ स्टेट इन तमिलनाडु वेयर सी राजागोपालाचारी ट्रेवल्ड फ्रॉम त्रिचुरापल्ली टू वेदनारायण एंड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन ऑन द कोस्ट ऑफ तंजोर टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। याद कीजिएगा अगर सॉल्ट लॉ की ब्रेक करने की बात हो और साउथ इंडिया में बात हो तो सी राजागोपालाचारी का नाम एकदम फ्रंट फिट पे रखिएगा आप, ठीक है। अब चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है व्हेन वाज द प्रति सरकार स्टार्टेड इन 1942। तो प्रति सरकार जो था ना वो स्टार्ट कब किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था आपको सतारा में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये लोग थोड़ा सा अजीब तरीके से फ्रेम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा वेन लिखते हैं और नेम देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 135 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द ईयर 1942 फॉर्मेशन ऑफ काउंटर गवर्नमेंट एंड पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन सतारा ऑफ महाराष्ट्र, बलिया उत्तर प्रदेश। तो जो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा था ना उसी को प्रति सरकार कहा गया था इन सतारा इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 136 देखते हैं। कह रहा है चौरी चौड़ा जो इंसिडेंस हुआ था गोरखपुर के पास, इट एसोसिएटेड विथ एडजमेंट, किस चीज़ के एडजमेंट की वजह से ये हुआ था, तो ये हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, ठीक है। एनसीएम, इसके बाद ही तो एनसीएम को विड्रॉ कर लिए थे ना, कहे थे कि वायलेंस फैल रहा है, गांधी जी का कहना था, जिससे आगे बहुत सारे नेता जो थे वो नाराज भी हो गए थे। 137 देखते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड आज़ाद हिंद रेडियो। आज़ाद हिंद रेडियो की बात हो रही है, तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था आपको जर्मनी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 138 देखते हैं। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HSRA से कौन रिलेटेड थे ये पूछ रहा है, तो वो थे भगत सिंह। अब हम लोग और जान लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो एस्टेब्लिश किए थे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन ईयर 1928। अगर HRA की बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो उसको 1924 में किया गया था। और HSRA को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनाया गया था 1928 में, ठीक है। इसके मेन लीडर समझ लेते हैं। भगत सिंह थे, विजय कुमार सिंघा थे, शिव वर्मा थे, भगवती चरण वोरा थे, सुखदेव थे, ATC थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, लक्ष्मी सहगल नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। अब देखते हैं 139 क्या कह रहा है। अराउंड होम डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस। तो किसके आसपास में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये किया गया था प्रिजर्विंग द सोवरेनिटी ऑफ द खलीफा। तो खलीफा को के सोवरेनिटी को बचाने के लिए किया गया था और स्टार्ट किया गया था इंडिया में 1919 में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था तुर्की का ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय खलीफा के पोस्ट को रिमूव करने की बात कर रहे थे ये लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 कह रहा है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ विच प्रॉब्लम। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ना वो किस चीज़ से रिलेटेड था, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड था, वो सिंपल था इंडिगो प्रोड्यूसिंग फार्मर्स ऑफ बिहार, ठीक है ना। तीन कटिया सिस्टम के प्रणाली पे, मतलब आपके ज़मीन पे एक तीन कटिया में, मतलब 3 भाग 20 कट्ठा में, 20 कट्ठा के 3 भाग में आपको इंडिगो फार्मिंग करना पड़ेगा, जो कि एक कैश क्रॉप था, लेकिन उससे लैंड खराब होता था, इसलिए इनको परेशानी हो रहा था, ठीक है। और इनको अच्छे से वेजेज भी नहीं दिया जा रहा था फार्मर्स को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। कह रहा है व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश। मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो यह 1906 में। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेटिव है। ये अक्टूबर 1, 1906 को बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान,
मिलते हैं लॉर्ड वाइसराय मिंटो से शिमला में, और उसी के रिजल्ट में इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका पहला सेशन प्रेसाइड किया गया था मुश्ताक हसन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। कह रहा है हु गेव द स्लोगन पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए नेशन। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो लाइफ ब्लड है नेशन का, ठीक है। ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, तो किन्होंने ये स्लोगन दिया था? तो ये दिया गया था आपको अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। हु हैज़ ट्रांसलेटेड दीन बंधु मित्राज की जो बुक है नील दर्पण, जिसको हम लोग ब्लू मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ब्लू मिरर जो दीन बंधु मित्रा की नील दर्पण है, इसकी एक तरीके से इसमें नाटक भी किया गया था, इस पर ड्रामा भी था, इस पर फिक्सेशन भी बनाया गया था। साथ में ही ये जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था ये पूछा जा रहा है, तो ये किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 144 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट लेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ सॉफ्ट पार्टीज एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज। मतलब रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड सॉफ्ट पार्टी, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो ये तो आपको पता है, ये हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के वक्त 1907 के आसपास। सूरत स्प्लिट हुआ था 97 में, तो लगभग उसी के इरा के आसपास हुआ था, उसी के टाइम के आसपास। 145 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द प्रपोजल ऑफ मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड इन द इंपेरिकल काउंसिल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी लाना है, इसको फॉरवर्ड कौन किया था? इंपेरियल काउंसिल के सामने में, ठीक है। तो ये लाया गया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। हाँ, इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड श्री नारायण गुरु लेड हिज लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो श्री नारायण गुरु जो थे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, जो कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को लगा दिए थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाने के लिए? तो वो केरल से बिलोंग करते थे, ठीक है। आप आगे बढ़ते, इनका कहना था, इनका फेमस स्लोगन क्या था? वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हु फर्स्ट ओपनड स्कूल्स फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट इन इंडिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब तक मतलब इंडिया बहुत स्ट्रगल किया है इस मामले में, तो और खासकर गर्ल्स सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा किए हैं। तो इनके बारे में आप जान लीजिए, ज्योतिबा फूले थे जिन्होंने पहली गर्ल्स के लिए, एक लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 149 के लिए। अब कह रहा है रहनुमाई मजदयासन सभा, ठीक है। रहनुमाई मजदयासन सभा रिलेटेड टू रिफॉर्मेशन ऑफ विच रिलीजन। किस रिलीजन से रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है आपको जोरोस्ट्रियनिज्म से, ठीक है। 150 पे चलते हैं। 150 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द सिंगापुर रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। तो देखिए रिबेल्स हो गया, या फिर ट्राइबल मूवमेंट हो गया, या फिर पीजन मूवमेंट हो गया, इसका नाम आपको याद रखना है, बीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। तो ये रिलेटेड है असम से, ठीक है। द रीजन ऑफ द सिंगापुर रिवॉल्यूशन ऑफ असम वॉज अटेम्प्टेड बाय द ब्रिटिश टू established suzerainty in the region, ultimately the religion was crushed, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, देखिए 150 क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा जल्दी बताना था, तो इसलिए मैं बहुत सारी सेगमेंट्स में बहुत जहाँ मुझे लगा कि बहुत एक्सप्लेन करना है वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, जहाँ नहीं लगा वहाँ मैंने नहीं किया। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो ISPCS सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट भी कराई है ऑलरेडी, मैं वो फुल लेंथ टेस्ट है वो मैं करा रखा हूँ, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स घटना चक्र, अगर आपको जनरल साइंस में दिक्कत है, फिजिक्स घटना चक्र की मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखा हूँ, जिसमें आपको पूरी की पूरी घटना चक्र की विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी के साथ मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हो। इवन मैंने उसके साथ साथ पॉलिटी की लूसेंट भी ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी पोर्शन को खत्म कर रखा है। बहुत सारे यूपीएससी की ट्रिक्स वीडियो भी डाल रखा हूँ। ज्योग्राफी मेरा चल रहा है, इसी तरीके से मैं जल्दी सबको खत्म करूँगा। थैंक यू।